नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। पिछली क्लासों में हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था और उसके रूट फाइंड किए थे। तो रूट जो हमने फाइंड किए थे, तो हम लोग को जो रूट मिले थे वो सबसे पहले आपने देखा कि हमको रेशनल रूट जो मिल रहे थे, तो रेशनल रूट हमने देखे। ठीक है। फिर इसके बाद हमने रेशनल रूट के बाद इरेशनल रूट देखे, इरेशनल रूट भी देखे। और इरेशनल रूट के बाद हमने बात की कॉम्प्लेक्स रूट की, है ना। कॉम्प्लेक्स रूट। तो ये सारी चीजें हमने अभी तक की क्लास में समझा। अब इसके बाद आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है हमारा अपर लिमिट टू द रियल रूट ऑफ इक्वेशन। कोई इक्वेशन आपको दी है तो उसके रूट की हम लोग अपर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। अपर लिमिट का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि जैसे कि हमारे पास कोई एक इक्वेशन गिवन है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस टाइप की कोई इक्वेशन गिवन है। तो जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इजकल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे यहां से तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 3। यहां से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ से x माइनस 3 यदि हम कॉमन लेंगे तो यहां पर आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमको क्या रूट मिल गए, तो आप कहोगे सर 2 मिल गया और 3 मिल गया, है ना। तो इस ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन की यदि हम बात करें, इस इक्वेशन की रूट की अपर लिमिट की बात करें तो इसका अपर लिमिट हमको क्या मिल गया, तो देखो 2 भी इसका रूट है और 3 भी इसका रूट है। तो हम कह सकते हैं कि जो अपर लिमिट होगी इस इक्वेशन की, अपर लिमिट, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, आप 4 बोल सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि 4 ही अपर लिमिट है, 4 से बड़े यदि जो भी नंबर होंगे 5 6 ये सभी इसकी अपर लिमिट ही है ना। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 8 हमारी इस इक्वेशन की अपर लिमिट है, तो यदि इससे छोटी हमको एक कोई नंबर मिल रहा है, 4 यदि हमको मिल गया अपर लिमिट, तो ये ज्यादा एग्जैक्ट है हमारे लिए कहना कि 4 अपर लिमिट है ना, बजाय 8 के। भाई 8 कहेंगे तो ये भी 3 से तो बड़ा ही है, 8 भी 3 से बड़ा है। लेकिन यदि हमको 4 नंबर मिल रहा है अपर लिमिट के लिए कहने के लिए, तो हम क्यों ना 4 कह दें, क्यों इतना बड़ा नंबर हम लोग बोलेंगे। ठीक है। तो ये होती है हमारी अपर लिमिट। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि किसी इक्वेशन की अपर लिमिट क्या है। और जब हम लोग अभी आगे इंटीग्रल रूट फाइंड करना सीखेंगे, है ना, तो वहां पर हम लोग इस अपर लिमिट कॉन्सेप्ट का यूज देखेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट को। जो इस कॉन्सेप्ट का मतलब है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम लोग अपर लिमिट को समझते हैं। देखिए यहां पर आप लोग लिखिए अपर लिमिट, अपर लिमिट टू द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि अपर लिमिट हम लोग कहते किसको है। तो यहाँ पर लिख लीजिए एनी नंबर, एनी नंबर विच exceeds all real roots, all real roots of a real equation is called upper limit to the real root of that equation। ठीक है। जो चीज मैंने आपको अभी समझाया उसी चीज को मैंने यहाँ पर डेफिनेशन के रूप में लिख दिया है, अपर लिमिट की डेफिनेशन के रूप। ठीक है। तो अपर लिमिट की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, मैंने ये बताया है कि यदि कोई इक्वेशन हमारे पास गिवन है तो उसके जो रूट आएंगे उन रूट से बड़ा हम लोग को एक नंबर बता पाए कि इस नंबर से, इस पर्टिकुलर नंबर से जो रूट होंगे इक्वेशन के छोटे होंगे। तो यदि वो एक ऐसा नंबर हमको मिल जाता है जो कि रूट से बड़ा है ना, यहाँ पे लिखा है एनी नंबर विच एक्सीड ऑल रियल रूट, जो कि सभी रियल रूट से क्या है, एक्सीड कर जाए यानी बड़ा हो उनसे, तो उस
नंबर को हम क्या बोलेंगे, रूट के लिए, इक्वेशन के रूट के लिए अपर लिमिट बोलेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे भी समझेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल को मैं फिर से यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं। एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा था कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजिकल टू 0, है ना। तो इसके जो हमको रूट मिले थे वो क्या मिले थे, तो आपने देखा था कि इसके जो रूट मिले थे, रूट्स, वो हमको मिले थे 3 और 2, है ना, यानी कि 2 और 3 हमको रूट मिल गए थे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि क्लियरली जो 2 है वो भी छोटा है किससे, 4 से, और जो 3 है वो भी छोटा है 4 से, है ना। तो 4 हमारी क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी इस इक्वेशन के लिए। तो यहां पर आप लिख सकते हो 4 इज द अपर लिमिट, 4 इज द अपर लिमिट। इस तरीके से हम लोग बता पाएंगे कि एक ऐसा नंबर हम लोग बता दें जिससे जो रूट होंगे उस नंबर से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो ये नंबर तब नहीं बताया जाएगा जब हम रूट फाइंड कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले हम रूट फाइंड करेंगे इसके बाद ये नंबर बताएंगे। हम लोग इसका यूज तब है जब हम बिना रूट फाइंड किए यदि इस नंबर को बता दें तो हमको पता चल जाए कि इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो 4 से छोटे होंगे, है ना। जैसे मान लो ये जो रूट आए हैं यहाँ पर, हमको ये नहीं पता थे कि इस इक्वेशन के रूट क्या है। तो हम यदि अपर लिमिट इस इक्वेशन की बता पाए तो हमको पता लग जाएगा कि 4 से छोटे होंगे इसके रूट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपर लिमिट कहते किसे हैं, है ना। तो इसको अब हटा देते हैं यहां से। देखिए, अब जैसे कि यहाँ पर एक निगेटिव टर्म भी थी, जैसे एक इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं इस टाइप की। यहाँ पर ये भी एग्जांपल है आपका, और यहाँ पर जैसे हमने इक्वेशन ले ली एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बताओ इसके रूट क्या आएंगे। तो आप आसानी से यहाँ से बता सकते हो इसको सॉल्व करके कि जो इस इक्वेशन के रूट आएंगे वो हमारे निगेटिव होंगे, है ना। यानी कि -2 होगा और -3, ये दो रूट हमको मिलेंगे। तो यदि निगेटिव रूट मिल रहा है तो फिर इसकी जो इस इक्वेशन की जो अपर लिमिट होगी वो क्या होगी, तो आप लोग बताओगे कि कोई भी पॉजिटिव नंबर जो होगा वो हमारा निगेटिव रूट के लिए अपर लिमिट बन जाता है ना। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज को नोट के रूप में लिख सकते हैं। ये जो रूट इसके निगेटिव आ रहे हैं, है ना, ये किसके, ये जो है आपको उस केस में मिल रहा है जब इसके जो कोफिशियंट हैं वो सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं, है ना, कहीं पर भी माइनस नहीं है। तो उस केस में हमको निगेटिव रूट मिलेंगे। और जो निगेटिव रूट यदि है किसी इक्वेशन के तो फिर क्या होगा, उस केस में जो अपर लिमिट होगी वो क्या होगी, आप किसी भी पॉजिटिव नंबर को अपर लिमिट बोल सकते हो इस केस। ठीक है, यहाँ पर नोट के रूप में आप लोग लिख लीजिए, एनी पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर इज एन, इज एन अपर लिमिट, अपर लिमिट टू द रियल रूट ऑफ एन इक्वेशन हैविंग नो निगेटिव कोफिशिएंट। ठीक है, यदि कोई भी कोफिशिएंट निगेटिव नहीं है ना, सभी पॉजिटिव है, तो फिर वहां पर क्या होगा, जो आपके रूट आएंगे वो निगेटिव आएंगे। तो उस केस में जो अपर लिमिट होती है, तो आप बिना ये रूट निकाले ही आप लोग बता पाओगे कि इसके जो कोई भी पॉजिटिव नंबर बोल दो उसके लिए अपर लिमिट ही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इसके कोफिशिएंट है वो सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है, इस वजह से। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अभी अपर लिमिट का हम लोग एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन, बहुत बढ़िया यूज देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था, है ना। तो आप लोग समझ पाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है ये अपर लिमिट। तो इसको हम लोग समझेंगे अभी। तो अभी आप लोग एक थ्योरम लिखिए अपर लिमिट निकालने के लिए कि अपर लिमिट हम लोग निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए, सबसे पहले तो लिख लीजिए हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड अपर लिमिट। अपर लिमिट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिखिए थ्योरम। इस थ्योरम का प्रूफ नहीं करना है,
केवल थ्योरम बताई जा रही है, केवल स्टेटमेंट इसको समझ लेना है आपको। तो देखिए थ्योरम में ये बताया गया है, इफ इन ए रियल इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो एफ एक्स हमारे पास है ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए एन इजिकल टू जीरो। इस टाइप की हमारे पास क्या है, कोई एक इक्वेशन है। तो इसका रियल रूट हमको फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर लिखिए द फर्स्ट निगेटिव कोफिशिएंट इज प्रिसीडेड बाई के कोफिशिएंट which are positive or zero, and if G denotes the greatest of the numerical value of the negative coefficient, then each real root is less than, यहां पर आप लोग लिखिए कि 1 प्लस kth रूट ऑफ g बाई ए नॉट, ये होगी आपकी अपर लिमिट। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से इसको समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसके स्टेटमेंट को हम लोग एग्जांपल लेकर के समझते हैं। देखो इस पर ये बताया गया है कि जैसे हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, एग्जांपल यहां पर लिख लीजिए, एग्जांपल मान लो यहां पर हमको दिया गया है x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। ये एक इक्वेशन हमको दी गई, इसकी अपर लिमिट हमें फाइंड करना। तो देखो इसकी अपर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, अब स्टेटमेंट को समझो। यहां पर कहा गया है कि यदि हमारे पास क्या है, ये इस तरीके की एक इक्वेशन गिवन है, तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट निगेटिव कोफिशिएंट देखेंगे। तो फर्स्ट निगेटिव कोफिशिएंट इक्वेशन में देखो कहां है, तो आप बताओगे कि सर यहां पर -7 हमारा फर्स्ट निगेटिव कोफिशिएंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या देखना है कि सबसे पहला निगेटिव कोफिशिएंट कौन है, तो ये आपने देख लिया। फिर इसके बाद ये है कि ये देखो कि इज प्रेसिडेड बाई के कोफिशिएंट विच आर पॉजिटिव और जीरो। हमें ये देखना है कि जो निगेटिव कोफिशिएंट है ये कितने, इसके पहले है ना, इसके पहले कितने पॉजिटिव या जीरो कोफिशिएंट है। तो आप देखो सबसे पहले तो यहां पर जो पावर है वो 5 है, ये 4 है, 3 पावर नहीं है ना। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग अपने आधार पर लिख लेते हैं। देखो इस इक्वेशन को आप लिखो 1 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 4 को एक्स की पावर 4 वाला कोफिशिएंट, फिर एक्स की पावर 3 वाला नहीं है तो 0 एक्स की पावर 3 लिखो। ठीक है, फिर -7x स्क्वायर, फिर माइनस का 40x, फिर प्लस का 1 इजकल टू 0। ये इक्वेशन है। अब यहां पर देखो कि यहां पर हमारा जो -7 है ये सबसे पहला निगेटिव कोफिशिएंट है। अब इसके पहले हमें ये देखना है कि कितने जीरो और पॉजिटिव कोफिशिएंट है। तो देखो यहां से 1 2 और 3 है ना, 3 जो है हमारे पास जीरो या पॉजिटिव कोफिशिएंट है हमारे पास। कितने हैं, 3। तो वो जो k हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहां पर आप लोग लिख सकते हैं कि k इक्वल टू हमको मिल गया 3। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर जो स्टेटमेंट है, देखिए फिर समझिए। फर्स्ट निगेटिव कोफिशिएंट देखना है, फिर ये देखना है कि इज प्रिसीडेड बाई के कोफिशिएंट, है ना। हम लोग ये देखना है कितने कोफिशिएंट ऐसे हैं जो पॉजिटिव और जीरो हैं, उन्हीं को हम कह रहे हैं कि वो के कोफिशिएंट होंगे। यहां पर आपने बताया कि 3 कोफिशिएंट है जो कि पॉजिटिव है, जीरो है, तो के की वैल्यू मिल गई 3। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि इफ जी डिनोट्स द ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द निगेटिव कोफिशिएंट। अब इस इक्वेशन में देखिए इस सबसे बड़ी निगेटिव वैल्यू में, है ना, सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए जो कि निगेटिव कोफिशिएंट हो। तो सबसे बड़ा निगेटिव कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे कि सर सबसे बड़ा निगेटिव कोफिशिएंट एक -7 एक -40 है ना, तो इन दोनों में बड़ा हमारा -40 है। तो हमको जी मिल गया यहां से, देखो जी मिल गया हमको 40, है ना। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ही लेना है केवल, ठीक है, माइनस साइन सहित नहीं लेना, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेना। तो 40 आ गया। फिर इसके बाद हमें लेना है
हमको जरूरत पड़ेगी ए नाट की। तो यहाँ पर ए नाट हमारा क्या होता है, तो ए नाट है हमारा 1। एक्स की पावर 5 का कोफिशियंट जो होगा वो वही ए नाट होता है, सबसे पहला कोफिशियंट। तो ए नाट भी हमको यहां से मिल गया। अब यहां से देखो हमको निकालना है अपर लिमिट। देखो अपर लिमिट का फार्मूला हमको क्या मिला है, ये फार्मूला है अपर लिमिट का। तो यहां से अब हम लोग अपर लिमिट निकाल सकते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए अपर लिमिट। अपर लिमिट हमको क्या मिलती है, फार्मूला क्या है, 1 + kth रूट ऑफ जी बाई ए नॉट। तो ये लिख लो 1 + kth रूट, यानी कि सबसे पहले तो लिखो जी। तो जी हो गया हमारा 40 बटे ए नॉट। ए नॉट है हमारा 1 और इसकी पावर kth रूट। kth रूट का मतलब होता है 1/k पावर लगाना है। इसकी पावर हो गई 1/3। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, अपर लिमिट आ जाएगा। या इसको आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग आपको अप्रोक्स मिलेगा 4.42 के आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपर लिमिट हम लोग निकालते हैं। चलिए एक हम लोग और लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर आप लोग लिखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर आप लोग इक्वेशन लिखिए x³ + 8x² - 9x + c² = 0। इसकी अपर लिमिट फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, सबसे पहला निगेटिव कोफिशिएंट है ना। तो सबसे पहला निगेटिव कोफिशिएंट क्या है, -9। ठीक है, तो यानी कि हमको -9 मिल गया निगेटिव कोफिशिएंट। अब इसके पहले देखो कितने जीरो या पॉजिटिव कोफिशिएंट है। तो इसके पहले एक, दो, दो ही पॉजिटिव कोफिशिएंट है, जीरो कोफिशिएंट कुछ नहीं है। तो के की वैल्यू मिल गई हमको 2। फिर इसके बाद हमको ये देखना होता है कि निगेटिव वैल्यू में सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो एक ही निगेटिव वैल्यू है -9। तो यहां पर हमको जी मिल गया, -9 है तो हमको केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, 9 मिल गया। फिर हमको आवश्यकता पड़ती है ए नॉट की। तो ए नॉट है हमारा 1। ठीक है, अब यहां से हम लोग अपर लिमिट निकाल सकते हैं। यहां से अपर लिमिट आप निकालिए, ये हो जाएगा अपर लिमिट इजकल टू, फार्मूला क्या होता है, 1 + kth रूट ऑफ जी बाई ए नॉट। ठीक है, तो यहां पर रख लीजिए 1 + kth रूट को पावर 1/k कर सकते हैं। 1/k का मतलब 1/2, के की वैल्यू 2 है। और जी बाई ए नॉट, जी की वैल्यू है हमारी 9 और ए नॉट है हमारा 1। ठीक है, तो ये यहां से निकल करके आ गया 1 + 3, है ना भाई। 1 से डिवाइड करोगे 9 को तो 9 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे पावर 1/2 करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 4। तो 4 इसकी क्या हो गई, अपर लिमिट हो गई। ठीक है, यहां पर आप लोग एक नोट मेंशन कर लीजिए। देखो इस नोट में ये कहा गया है कि यदि कभी कोई ऐसा इक्वेशन मिल जाती है जिसमें जो ये कोफिशियंट है ना, x³ का जो कोफिशियंट है जिसे हम लोग ए नॉट बोलते हैं, यदि वो निगेटिव है तो फिर क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके ही आपको अपर लिमिट निकालनी है। इन गिवन इक्वेशन a naught is less than 0, then multiply the equation by -1 and proceed। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखो एक मेथड तो आपने देख लिया, एक थ्योरम और है रियल रूट को फाइंड करने की। तो अब दूसरी थ्योरम को भी हम लोग समझ लेते हैं कि दूसरी थ्योरम के अनुसार हम लोग कैसे रियल रूट को निकालेंगे। तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए थ्योरम 2। ठीक है, तो यहां पर इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, इफ in a real algebraic equation in which the coefficient of the highest power of the unknown is positive, the numerical value of each negative coefficient be divided by the sum of all positive coefficients which precede it, the greatest quotient so obtained increased by unity is an upper limit to the real root। ठीक है, तो चलिए यहां पर भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं।
और एग्जाम्पल से ही हम लोग इस थ्योरम को भी समझ लेंगे। तो यहाँ पे लिखिए एग्जाम्पल। देखो हमारे पास जैसे एक इक्वेशन है, आपके बुक का ही एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। एक्स की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 माइनस 7x² माइनस 40x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये इक्वेशन है हमारे पास। अब चलिए देखिए यहाँ पर इस स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है। देखो, इफ इन ए रियल अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ द अननोन इज पॉजिटिव, ये कहा गया है कि जो हाईएस्ट पावर है इक्वेशन की, उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका कोफिशिएंट आप लोग 1 मान सकते हैं, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। तो सबसे पहली कंडीशन तो हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है कि ए नॉट हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, क्योंकि 1 है तो पॉजिटिव है। यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरी बात कही गई है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच निगेटिव कोफिशिएंट, तो चलो पूरा कर लेते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच निगेटिव कोफिशिएंट बी डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव कोफिशिएंट्स विच प्रीसीड इट। यानी कि इस पर यह कहा जा रहा है कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है इस पर, तो यहाँ पर देखो दो न्यूमेरिकल वैल्यू है, -7 और -14। इनको आप लोग लिखिए, इनकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लिखना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई 7 और दूसरी हो गई 14। ठीक है, तो कहा गया है कि जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है निगेटिव कोफिशिएंट की, उनको क्या करना है, तो यहां पर कहा गया है डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव कोफिशिएंट विच प्रोसीडेड। आपको इन निगेटिव वैल्यू को डिवाइड करना है, जो भी इनके पहले क्या है, पॉजिटिव कोफिशिएंट है, उनके सम से डिवाइड करना है। तो देखो -7 के पहले पॉजिटिव कौन कौन है, 4 और 1, है ना। तो 7 को डिवाइड कर दो किससे, 4 + 1 से। ठीक है, -40 को देखो, तो -40 के पहले जो पॉजिटिव कोफिशिएंट है वो कौन कौन से, इसके पहले भी 1 और 4 ही है ना। तो इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, तो आप बताओगे कि 4 और 1 से इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद कहा गया है कि द ग्रेटेस्ट कोसेंट सो ऑब्टेन्ड इंक्रीज्ड बाय यूनिटी, है ना। अब हमको ये करना है कि इनको डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आएगा, तो यहां पर देखो इनको डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका 7/5 और ये हो जाएगा आपका 40/5, है ना। तो देखो इनमें से बड़ा कौन आएगा, तो आप जानते हो कि 5 8 40, यानी कि ये वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। ये आ जाएगा हमारा 8। तो ये क्या आएगा, कोसेंट आ गया, यहां से क्यू हमको मिल गया। तो जो बड़ा होगा 7/5 का जो कोसेंट आएगा वो छोटा आएगा, तो जो बड़ा होगा उसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है। ऑब्टेन्ड बाई ग्रेटेस्ट कोसेंट सो ऑब्टेन्ड इंक्रीज्ड बाई यूनिटी, जो भी ग्रेटेस्ट कोसेंट होगा उसमें यूनिटी ऐड कर देना है ना। तो यदि आप अपर लिमिट यहां से निकालेंगे, अपर लिमिट, तो क्या मिल जाएगा आपको, ग्रेटेस्ट कोसेंट आया हमारा 8 और इस पर 1 ऐड कर देना है यूनिटी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा। यानी कि 9 हमारा अपर लिमिट हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं। देखिए यहां पर एग्जांपल लिख लीजिए, यहां पर लिखिए x³ + 8x² -9x +c² इजकल टू 0। ठीक है, तो देखो ये जो पहले वाला मैंने अभी ये करवाया है एग्जाम्पल, और ये जो एग्जाम्पल करवाया है, ये वही एग्जाम्पल है जो हमने यहाँ पर अभी थ्योरम 1 जो हमने की थी, और यहाँ पर हमने इन दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व करके अपर लिमिट निकाला था। ठीक है, दोनों ही वही एग्जाम्पल में थ्योरम 2 से निकाल करके दिखा रहा हूं, फिर हम लोग समझेंगे कि कौन सा जो अपर लिमिट है वो हमको लेना है। तो यहां से थ्योरम 2 जो हमने निकाला है, थ्योरम 2 के अनुसार हम लोग क्या निकालेंगे, अपर लिमिट निकालेंगे। देखो थ्योरम 2 ये कहती है कि हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, हम लोग को ये देखना है कि जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो कोफिशिएंट इसका 1 है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि A0 हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। फिर इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो फर्स्ट निगेटिव कोफिशिएंट है, तो फर्स्ट निगेटिव कोफिशिएंट देखो हमारा है -9, है ना।
-9, एक ही निगेटिव कोफिशिएंट है और तो है नहीं। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेप है हमारा, वो यहाँ पर लिखिए 9। इसको डिवाइड करना है जो इसके पहले पॉजिटिव कोफिशिएंट है। तो इसके पहले देखो हमको दो पॉजिटिव कोफिशिएंट मिलेंगे, कौन कौन से, 8 और 1। तो इस 9 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1 प्लस 8 से। यानी कि हमने डिवाइड कर दिया 9/9, ये आ गया हमारा 1। और जब ग्रेटेस्ट इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही निगेटिव वैल्यू थी, है ना। तो यही हमारा जो क्वोशिएंट होगा यही ग्रेटेस्ट होगा फिर। तो Q इक्वल टू 1 मिल गया। अब हमें निकालना है अपर लिमिट। तो देखो अपर लिमिट हम लोग निकालेंगे, तो अपर लिमिट मिल जाएगा हमें, हम लोग 1 प्लस क्यू कर देते हैं ना, जो भी यहाँ पर क्वोशिएंट आता है इस क्वोशिएंट में हम लोग क्या कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं। तो 1 में हमने 1 ऐड कर दिया, 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमको मिल जाएगा 2। तो अपर लिमिट क्या मिल गई हमें, 2 मिल गई इस इक्वेशन के लिए। तो अब देखो यहां से हमें कौन सी अपर लिमिट को लेना है, इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ ये इक्वेशन थी हमारी, ये वाली, इसकी अपर लिमिट हमें थ्योरम 2 से हमें क्या मिली, 2 मिली। और थ्योरम 1 से इसी इक्वेशन की, ये इक्वेशन है, ये देखो इसी इक्वेशन के लिए थ्योरम 1 से जो हमने रूट अपर लिमिट निकाला है वो 4 मिला है ना। तो हम लोग कौन सा अपर लिमिट लेंगे, तो आप लोग बताओगे कि इनमें से जो छोटा होगा वही अपर लिमिट हम लोग ले लेंगे। तो थ्योरम 2 से हमें जो 2 अपर लिमिट मिली है वही अपर लिमिट हम लोग वैलिड करेंगे। तो ये हमारी अपर लिमिट हो जाएगी। ठीक है, जो भी छोटा होगा दोनों थ्योरम लगाने के बाद उसी को हम लोग अपर लिमिट बोल देंगे। इसी तरह देखो यहाँ पर जो ये वाली इक्वेशन है, इसकी अपर लिमिट हमको कितनी मिल गई है, तो इसकी अपर लिमिट मिली है 9। और ऊपर देखो थ्योरम 1 से हमें कौन सी कितनी मिली थी, तो थ्योरम 1 से ये वाला जो एग्जाम्पल था इसकी अपर लिमिट हमें मिली है 4.42, है ना। तो इस बार ये थ्योरम 1 ने अच्छा काम किया है ना, थ्योरम 1 ने छोटी अपर लिमिट बताई है। तो थ्योरम 1 में जो हमको अपर लिमिट मिली है यही हमारी क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी। इसी को हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारी अपर लिमिट है। तो आप लोग दोनों थ्योरम को अप्लाई करिए और देखिए जिससे छोटी लिमिट आ रही हो उसी को आप लोग यहां पर बताएंगे कि अपर लिमिट है। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही दो थ्योरम थी आपके सिलेबस में, वो मैंने करवा दिया है। चलिए मैं कुछ आपको आपके क्वेश्चंस करवा देता हूँ एक्सरसाइज के भी, आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो जैसे कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं प्रॉब्लम, यहाँ पर लिखिए 4x⁵ माइनस 8x⁴ प्लस 22x⁵ प्लस 98x² माइनस 73x प्लस 5 इजिकल टू 0। ये इक्वेशन दी है, इसकी अपर लिमिट हमें निकालना है ना। तो देखो इसकी अपर लिमिट हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, हम लोग निकाल रहे हैं थ्योरम 1 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1। तो यहाँ पर देखिए थ्योरम 1 क्या कहती है, हम लोग थ्योरम 1 ये कहती है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि निगेटिव कोफिशिएंट कौन सा है। तो आप यहां पर बताओगे कि सबसे पहला निगेटिव कोफिशिएंट है -8। फिर इसके बाद हम ये कहते हैं थ्योरम 1 में कि इसके पहले देखो कितने पॉजिटिव कोफिशिएंट है। तो आप कहो कि सर एक ही पॉजिटिव कोफिशिएंट है 4, है ना। तो के की वैल्यू हमको मिल गई 1, क्योंकि एक ही पॉजिटिव कोफिशिएंट इस -8 के पहले है ना। निगेटिव कोफिशिएंट के पहले एक ही पॉजिटिव कोफिशिएंट है, तो के की वैल्यू मिल गई 1। दूसरी वैल्यू हमको चाहिए होती है जी की। तो जी होता है निगेटिव कोफिशिएंट में देखो सबसे बड़ी वैल्यू। तो एक तो -8 है और दूसरा है -73। तो देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, 73, है ना। तो केवल हमको न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, माइनस साइन नहीं लेना। तो 73 आ गया यहाँ पर। फिर तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है ए नॉट की, तो ए नॉट आ गया हमारा 4। अब यहां से अपर लिमिट हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां पर लिखिए अपर लिमिट।
अपर लिमिट क्या आ जाएगी, तो ये होता है आपका 1 + kth रूट ऑफ जी बाई ए नॉट। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 1 + जी है हमारा 73, ए नॉट है हमारा 4, और इसकी पावर कितना है के, है ना 1। तो 1 करने का कोई मतलब नहीं, 1/1 आएगा, तो 1/1 का मतलब हो जाएगा 1, तो पावर लगाने का कोई मतलब भी नहीं। तो ये आ जाएगा आपका कितना, देखो ये हो जाएगा 77/4, है ना, एलसीएम ले लिया हमने, तो 77/4 आ जाएगा। इसी को आप लिख सकते हो कितना, इसको लिख सकते हो आप 19, यानी कि 19 सही 1/4, ऐसा लिख सकते, 19 × 76 177/4, ठीक है, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये हमारी अपर लिमिट आ गई थ्योरम 1 के अनुसार। थ्योरम 2 के अनुसार देख लो, देखो थ्योरम 2 के अनुसार, तो देखो थ्योरम 2 ये कहती है, चलो इसको पहले हटा देते हैं। हम्म, देखो थ्योरम 2 ये कहती है, सबसे पहले तो देखो कि जो इसका ए नॉट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ए नॉट हमारा 4 है, पॉजिटिव है हमारा, है ना, क्योंकि ए नॉट कितना है 4 है, तो पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है यहाँ पर कि आप जो भी निगेटिव कोफिशिएंट है उनको, उनकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लो। तो एक तो हमारा -8 है और एक -73 है, तो इसका हम लोग ले लेंगे केवल 8, और इसका ले लेंगे केवल 73। इसको डिवाइड करना है, इसके पहले जो भी पॉजिटिव कोफिशिएंट है उनके सम से डिवाइड कर देना है ना। तो इसके पहले देखो -8 के पहले 4 है, तो इसको डिवाइड कर दो किससे, 4 से, ठीक है। और 73 के पहले देखो क्या क्या है, तो 73 के पहले तो आपको 98 मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा और 4 मिल जाएगा। तो इनके सम से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 4 + 22 + 98, ठीक है। हमको वो वैल्यू, वो कोफिशिएंट लेना होता है जो कि बड़ा हो। तो आप लोग यहां से बता सकते हो कि हमारा यहां पर बड़ा क्या होगा, 2, है ना, 2 बड़ा होगा, और 73 को डिवाइड करेंगे इस नंबर से, तो ये छोटी वैल्यू आएगी। तो यहां से ये हमारा मिल गया क्यू, ठीक है। अब अगला स्टेप ये होता है कि जब हमको अपर लिमिट निकालना होता है, अपर लिमिट, तो हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट कोसेंट आया है, इस कोसेंट में 1 ऐड कर देते हैं। तो सबसे बड़ा कोसेंट आया हमारा 2, इसमें 1 ऐड कर दोगे तो हमको मिल जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग थ्योरम 2 के अनुसार ये जो अपर लिमिट है ये निकाल पाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल या क्वेश्चन। तो यहां पर आप लोग लिखिए क्वेश्चन, और इस पर आप लोग लिखिए यहां पर कि x⁴ -5x³ +7x² -8x + 1 = 0, ठीक है। तो अब इसको हम लोग थ्योरम 1 के अनुसार यहां पर निकाल करके देखते हैं कि अपर लिमिट क्या आती है। तो थ्योरम 1 क्या कहती है कि सबसे पहले निगेटिव कोफिशिएंट देखो, तो सबसे पहला निगेटिव कोफिशिएंट है हमारा -5, ठीक है। इसके पहले देखो कितने पॉजिटिव या जीरो कोफिशिएंट है, तो एक ही पॉजिटिव कोफिशिएंट है, तो के की वैल्यू मिल गई हमको 1, ठीक है। फिर इसके बाद हमको जी की वैल्यू चाहिए होती है, तो जी में ये देखा जाता है कि जो भी निगेटिव कोफिशिएंट है, तो -5 और -8 है, इनमें देखो सबसे बड़ा कौन है, तो -8 है ना, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो बड़ी हो, तो 8 आ जाएगा यहाँ पर। और हमें चाहिए होता है ए नॉट, तो ए नॉट है यहाँ पर 1। अब यहाँ से हम लोग अपर लिमिट निकाल सकते हैं, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 + kth रूट जी बाई ए नॉट, तो ये हो जाएगा 1 + जी है हमारा 8, और ए नॉट है हमारा 1, इसका kth रूट, है ना, kth रूट यानी कि 1/1, तो 1 ही रहेगा, ये आ जाएगा 1 + 8 = 9, ठीक है। ये इसको यहां पे लिख लो, 1 + 8 = 9 इसकी अपर लिमिट आ जाएगी। अब थ्योरम 2 के अनुसार निकाल लो,
देखो यहाँ पर लिख लो थ्योरम 2 के अनुसार लिमिट क्या आती है इसकी। तो थ्योरम 2 ये कहती है कि जो ए नॉट है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हो कि ए नॉट हमारा कितना है, 1 है, तो पॉजिटिव है। ठीक है। फिर दूसरी चीज यहाँ पर ये कही जाती है, देखो दूसरी चीज यहाँ पर ये कही जाती है कि जो भी निगेटिव कोफिशिएंट है उनको केवल उनकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो। तो निगेटिव कोफिशिएंट एक 5 है, दूसरा 8 है, तो इनकी हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली। अब इसके बाद इसको डिवाइड करना होता है। तो देखो -5 के पहले कितने पॉजिटिव कोफिशिएंट है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि 1 ही है ना, तो 1 से डिवाइड कर दो। और -8 के पहले देखो क्या है, तो -8 के पहले 7 है और 1 है ना, तो इसको डिवाइड कर दो 7 प्लस 1 से। तो यहाँ पर देखो जो बड़ा वैल्यू आएगा वही हम लोग लेंगे, तो ये हो जाएगा 8/8, यानी कि यहाँ पर तुमको 1 मिल गया क्वोशेंट, और यहाँ पर हमको क्वोशेंट कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, है ना। क्वोशेंट कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। यहाँ पर हमको क्वोशेंट मिल गया 5। तो जो बड़ा होगा उसी को लेंगे, है ना। तो यहाँ पर बड़ा कितना है, 5 बड़ा है, तो यहाँ से अपर लिमिट मिल जाएगी हमको, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट हमको मिल जाएगी q+1 करना पड़ेगा, तो 5+1 इजकल टू 6, ये हमारी क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी। तो देखो 9 में और 6 में छोटा कौन है, 6 छोटा है ना, तो 6 हमारी क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी यहाँ। ठीक है, 6 हमारी क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी। समझ में आ रही बात कैसे हम लोग अपर लिमिट निकाल रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे लिखिए प्रॉब्लम, और यहाँ पर आप लोग लिखिए x⁻7 प्लस 3 x⁻6 माइनस 4 x�5 प्लस 5 x⁴ माइनस 6 x⁻3 माइनस 7 x² माइनस 8 इजकल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन में, है ना, ये जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पर स्टार मार्क बना रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अभी आगे हम लोग समझेंगे, आगे इसका भी यूज समझेंगे अभी। तो इसकी अभी यहाँ पर हम केवल अपर लिमिट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर अपर लिमिट निकालिए, थ्योरम 1 के अनुसार अपर लिमिट निकालिए। तो थ्योरम 1 के अनुसार जब हम अपर लिमिट निकालते हैं तो क्या कहते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहला निगेटिव कोफिशिएंट कौन सा है। तो आप कहो कि सबसे पहला निगेटिव कोफिशिएंट है -4, है ना। तो अब इसके पहले देखा जाता है कि कितने पॉजिटिव कोफिशिएंट है, पॉजिटिव या जीरो कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ पर आपको मिलेगा 1, है ना। तो 2 है, तो k की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई, तो k की वैल्यू मिल गई 2। फिर इसके बाद हमको g की वैल्यू चाहिए होती, तो g होता है, देखो g ये होता है कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उनमें से सबसे बड़ा हमको देखना है। तो -4 है, -6 है, -7 है, -8 है, तो देखो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहो कि -8, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है तो 8 आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग सबसे लेते हैं जो बड़ी हो, तो 8 यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू है न्यूमेरिकल निगेटिव कोफिशिएंट। तो जी मिल गया। अब हमको चाहिए होता है ए नॉट, तो ए नॉट है हमारा 1। बस यहाँ से अपर लिमिट निकाल लो, अपर लिमिट, देखो अपर लिमिट हम लोग निकालेंगे 1 प्लस kth रूट ऑफ जी बाई ए नॉट, ये हो जाएगा 1 प्लस जी की वैल्यू कितनी है 8, ए नॉट की वैल्यू कितनी है 1, और इसका कितना पावर 1/2, है ना। kth रूट निकालना है, k की वैल्यू है 2, तो 1/2 हो गया पावर में, तो ये हो जाएगा 1+2√2, ये इसकी अपर लिमिट है। अब थ्योरम 2 के अनुसार निकालो यहाँ पर, थ्योरम 2 के अनुसार, तो थ्योरम 2 ये कहती है कि इसका जो कोफिशिएंट होगा ए नॉट वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ए नॉट हमारा कितना है 1 है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगली बात ये कही जाती है कि जो भी निगेटिव कोफिशिएंट है उनको आप लिख लीजिए। तो निगेटिव कोफिशिएंट हो गया एक 4, दूसरा हो गया 6, तीसरा हो गया 7, चौथा हो गया 8, ये सभी निगेटिव है। अब देखो इनके पहले जो भी पॉजिटिव कोफिशिएंट है उनका सम करके डिवाइड करना है। तो देखो 4 के पहले पॉजिटिव कौन कौन से, 3 है और 1 है ना, तो इन दोनों को सम करके 4 में डिवाइड कर दो, तो 3+1 हो गया।
अब इसके बाद सिक्स में देखो, तो सिक्स हमारा यहाँ पर है। सिक्स के पहले पॉजिटिव कौन कौन है? फाइव है, थ्री है, वन है। इनसे सब से क्या करो, सम करो इनका। तो ये हो जाएगा फाइव, फाइव प्लस थ्री प्लस वन, इससे डिवाइड करो। फिर इसके बाद सेवन है, तो सेवन के पहले पहले भी यही है, फाइव प्लस थ्री प्लस वन। और एट के पहले भी यही है, फाइव प्लस थ्री प्लस वन। तो देखो इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा वन। कोसेंट हम लोग निकाल रहे हैं। फिर इसके बाद पांच तीन आठ एक नौ, है ना। तो सिक्स बाई नाइन यानी कि ये कोई छोटा नंबर आएगा। यहाँ पर सेवन बाई नाइन ये भी एक छोटा नंबर आएगा वन से। और यहाँ पर एट बाई नाइन, यानी कि ये सभी नंबर जो आ गए ये क्या हो गए, सभी वन से छोटे हैं। तो जो सबसे बड़ा कोसेंट आया वो वन आ गया। तो अब यहां से हमको निकालना होगा अपर लिमिट। अपर लिमिट जब हम निकालेंगे, अपर लिमिट, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्यू प्लस वन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वन प्लस वन इजकल टू टू। तो ये अपर लिमिट थ्योरम टू बता रही है। तो इन दोनों में से, है ना, एक ये आई और एक ये आई, इन दोनों में से जो छोटा होगा उसको हम लोग ले लेंगे। तो छोटा कौन सा है बताओ? टू छोटा है हमारा, है ना। तो अपर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर? अपर लिमिट हमारी टू हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपर लिमिट हम लोग निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए प्रॉब्लम। इक्वेशन लिखिए, एक्स की पावर सेवन प्लस टू एक्स की पावर फाइव प्लस फोर एक्स की पावर फोर माइनस एट एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी टू इजकल टू जीरो। ये एक इक्वेशन है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर एक्स की पावर सिक्स है, फिर सॉरी एक्स की पावर सेवन है, और फिर इसके बाद एक्स की पावर सिक्स नहीं है। तो इसको हम लोग और लिख लेते हैं व्यवस्थित करके। एक्स की पावर सेवन प्लस जीरो एक्स की पावर सिक्स प्लस टू एक्स की पावर फाइव प्लस फोर एक्स की पावर फोर। देखो एक्स की पावर थ्री भी नहीं है, यहाँ पे लिख लो जीरो एक्स की पावर थ्री, फिर माइनस एट एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर हमारे पास एक्स वाली टर्म भी नहीं है, यहाँ पर लिख लो जीरो एक्स, फिर है माइनस का थर्टी टू इजकल टू जीरो। ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब थ्योरम वन अप्लाई करो यहाँ। थ्योरम वन, देखो थ्योरम वन ये कहती है कि सबसे पहला आप निगेटिव कोफिशिएंट ढूंढो। तो निगेटिव कोफिशिएंट सबसे पहला है हमारा माइनस एट। इसके पहले देखो कितने पॉजिटिव या जीरो कोफिशिएंट है। तो देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, है ना। तो के की वैल्यू हमको मिल गई फाइव। फिर इसके बाद हमको क्या देखना होता है, हमको ये देखना होता है कि निगेटिव वैल्यू कौन कौन सी है। तो एक तो माइनस एट है और माइनस थर्टी टू है ना। दो निगेटिव वैल्यू है। इन दोनों में से जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो सबसे बड़ी होगी उसको हम लोग ले लेंगे। तो यहां से जी हमको मिल गया थर्टी टू। ठीक है, अब ए नॉट चाहिए होता है, तो ए नॉट हो गया हमारा वन। यहाँ पर आप लोग वन लिख सकते हैं। अपर लिमिट निकालना है, अपर लिमिट निकाल लीजिए। अपर लिमिट ये हो जाएगा वन प्लस केथ रूट ऑफ जी बाई ए नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वन प्लस ये हो जाएगा फिफ्थ रूट, है ना। तो फिफ्थ रूट का मतलब हो गया पावर में वन बाई फाइव। और जी हो गया हमारा कितना, थर्टी टू। ए नॉट हो गया हमारा वन। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, वन प्लस थर्टी टू को लिख सकते हैं टू की पावर फाइव, और इसकी होल पावर है वन बाई फाइव, है ना। तो यहाँ से फाइव कैंसिल हो गया। तो कितना मिल गया हमें बताओ? ये मिल गया वन प्लस टू इजकल टू थ्री। इसकी अपर लिमिट हमको मिल गई थ्योरम वन के अनुसार। अब थ्योरम टू के अनुसार देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए थ्योरम टू के अनुसार। तो थ्योरम टू के अनुसार ये होता है कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ए नॉट कितना है। तो ए नॉट है हमारा वन, है ना। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ए नॉट जो है हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो। अब इसके बाद जो भी निगेटिव कोफिशिएंट है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लो। तो निगेटिव कोफिशिएंट माइनस एट और माइनस थर्टी टू है, तो इसको लिख लो एट हो गया और थर्टी टू हो गया। इनके पहले जो भी पॉजिटिव वैल्यू है उनका सम करके डिवाइड कर दो। तो देखो एट, एट के पहले है जीरो, फोर, टू, जीरो, वन, इनको ऐड करो। तो वन प्लस टू यानी थ्री हो गया, थ्री प्लस फोर सेवन हो गया, सेवन। सेवन से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड कर दो।
1+0+2+4+0 से हमने इसको डिवाइड कर दिया 32 से। तो 32 के पहले भी यही पॉजिटिव नंबर है तो इनको भी डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0+0+4+2+0+1। ठीक है, डिवाइड कर लो यहाँ। तो जो कोसेंट आएगा हमारा तो ये आ जाएगा 8/2 1 3 4 7, है ना। यहाँ पर आ गया 32, 4 2 6 1 7। तो कौन सा बड़ा नंबर आएगा? तो आप कहोगे कि सर 32/7 हमारा बड़ा नंबर आएगा, है ना। 32/7 बड़ा नंबर आएगा, यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तो 7 चौक 28, है ना। और पॉइंट कितना बच गया 4, तो 40 बन गया। 7 5 35, यानी कि 4.5 के अप्रॉक्स हमको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। तो जो अपर लिमिट आएगी तो क्या हो जाएगा, Q+1 हो जाएगा अपर लिमिट में। तो ये हो जाएगा आपका Q है हमारा 4.5+1, यानी कि ये हो जाएगा 5.5। तो देखो कि 5.5 छोटा है कि 3 छोटा है? आप कहोगे सर 3 छोटा है ना। तो जब 3 छोटा है तो हम लोग क्या लेंगे, 3 को ही अपर लिमिट मान लेंगे। ठीक है, 3 ही हमारी क्या हो जाएगी, अपर लिमिट हो जाएगी। इस तरीके से अपर लिमिट हम लोग निकालते हैं। काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं, तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अपर लिमिट कैसे निकाली जाए। ठीक है, अब इसका यूज बहुत अच्छा है। ठीक है, यदि आप लोग को इसका यूज अब मैं बताऊंगा, अब आप लोग जब इसका एप्लीकेशन देखोगे, इसका यूज देखोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ सर वाकई बहुत काम की चीज है ना। चलो आप यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंटीग्रल रूट की। इंटीग्रल रूट में इसका डायरेक्ट यूज आप लोग देखेंगे, इंटीग्रल रूट निकालने। तो यहाँ पर अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो है आपका इंटीग्रल रूट का। इंटीग्रल रूट का मतलब क्या है कि ऐसे रूट जो क्या होंगे, इंटीजर होंगे, वही हमारे इंटीग्रल रूट कहलाएंगे। तो यहां पर थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, फॉर एन इक्वेशन ऑल ऑफ whose coefficient are integer, any integral root is an exact divisor of the constant term। तो ये डेफिनेशन है किसकी, इंटीग्रल रूट की। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जैसे एक इक्वेशन हमने ले ली, x² - 5x + 6 = 0। इसको हमने सॉल्व किया तो ये मिल गया हमको x² - 3x - 2x + 6 = 0। तो x कॉमन ले लिया तो x - 3, और यहां से -2 कॉमन ले लिया तो x - 3 = 0। तो x - 3 कॉमन आ गया तो x - 2 = 0। तो इसके जो रूट हमको मिल गए वो क्या मिल गए, ये मिल गए 2 और 3, ये दो रूट मिल गए, है ना। तो ये कैसे रूट है इसके, ये आपके इंटीग्रल रूट आ गए यहाँ से, है ना। इंटीजर है दोनों, तो ये कैसे रूट आ गए, इंटीग्रल रूट आ गए। तो ये जो 2 और 3 हम लोग निकालते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, देखो जैसे ये एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि ये जो 6 है, ये जो 6 है इसके हम लोग डिवाइजर निकाल लेंगे, एग्जैक्ट डिवाइजर जो पूरा पूरा 6 को डिवाइड करें। तो आप कहोगे कि सर 1 होगा, है ना, प्लस माइनस का 2 होगा, +- 3 होगा, और +- 6 होगा। ये इसके क्या है, डिवाइजर है। तो ये जो डिवाइजर है ये क्या कहलाते हैं, ये होगा यहां से पॉसिबल पॉसिबल रूट। ठीक है, ये पॉसिबल रूट हो सकते हैं। अब इनमें से आपको चेक करना होता है कि कौन सा आपका इंटीग्रल रूट है। तो ये जो यहाँ पर एग्जैक्ट डिवाइजर है ये आपके क्या होंगे, इंटीग्रल रूट होंगे। इन्हीं में से देखो 2 रूट हमको मिल गए, 2 और 3 हमको 2 रूट मिल गए, है ना। तो ये इंटीग्रल रूट होते हैं। तो इंटीग्रल रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके जो यहाँ पर कांस्टेंट होता है उसके एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं, यदि इक्वेशन का जो कोफिशियंट है वो क्या हो, 1 हो। ठीक है, यदि इक्वेशन का जो कोफिशियंट है वो 1 होगा तो यहां से आप बता पाओगे कि जो कांस्टेंट टर्म होगी उसका
उसके जो डिवाइजर होंगे, एग्जैक्ट डिवाइजर होंगे, वही इंटीग्रल रूट होंगे आपके। ठीक है, 2 3 आप लोग देख सकते हो, 6 के एग्जैक्ट डिवाइजर हैं, ये इंटीग्रल रूट होगा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है, ये भी क्या है, इंटीजर ही है। तो इस तरीके से ये इंटीग्रल रूट का कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, तो उस क्वेश्चन को मैं आपको करवाता हूं। आपको यूज समझ में आएगा, जो अभी हमने अपर लिमिट पढ़ी है, वो उसका यूज आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर, देखो क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, फाइंड ऑल द इंटीग्रल रूट ऑफ, यहाँ पर आपको इक्वेशन दी है, x⁻7 प्लस 2x⁻5 प्लस 4x⁻4 माइनस 8x² माइनस 32 इजकल टू 0। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रल रूट फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका पूछा गया है डीयू में, बीएससी मैथ्स ऑनर्स में 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। जो यानी कि ये एग्जाम हुआ था मार्च में, है ना, ये एग्जाम 2022 वाला था, 2022 के सेशन का एग्जाम लेट हो गया था, तो 2023 में हुआ था मार्च में, तो ये पूछा गया। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि जैसे किसी को अपर लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, अपर लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, और यदि अपर लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है और भी कोई चीज, कोई मेथड हमें नहीं पता है, तो वो कैसे निकालेंगे? देखो, हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, हम लोग से इंटीग्रल रूट की बात कही गई है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर का, वो 1 है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो 32 है, इसके फैक्टर निकालेंगे, यानी कि इसके हम लोग डिवाइजर निकालेंगे कि ऐसे कौन से एग्जैक्ट डिवाइजर हैं जो कि 32 को डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर आप फैक्टर निकालिए 32 के, यहां पर लिखिए। पहले मैं वो मेथड बता रहा हूं जो मेथड एक जनरल स्टूडेंट करेगा। ऑल इंटीग्रल रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन मस्ट बी फैक्टर ऑफ 32, है ना। 32 के जो भी फैक्टर होंगे, वही क्या होंगे, आपके इंटीग्रल रूट होंगे, है ना। तो यहां पर आप लोग लिखिए कि पॉसिबल रूट। तो पॉसिबल रूट क्या हो सकते हैं, जो 32 के फैक्टर होंगे। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे 32 के जो फैक्टर होंगे, वो होंगे प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 8, प्लस माइनस का 16, प्लस माइनस का 32, है ना। ये पॉसिबल रूट होंगे, पॉसिबल रूट होंगे, है ना। चेक करना पड़ेगा हमें, तब हम बता पाएंगे कि यदि इनमें से इन सभी वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पर, यदि राइट हैंड साइड पर 0 आ जाता है, तब हम कहेंगे कि ये रूट है इसका, है ना। तो चलो यहां पर रख करके देखते हैं। यदि हम लोग इस इक्वेशन को fx मान लेते हैं, तो यहां पर हम लोग इसमें रख करके देखें, fx इक्वल टू 0 आना चाहिए। fx में x की वैल्यू यहां से डालो, तो राइट हैंड साइड पर यदि 0 मिल जाएगा, तो वो रूट हो जाएगा उसका। तो देखो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक रूट को हमें रखना पड़ेगा। ये यहां से हम लोग निकालेंगे f1, तो यहां पर x की जगह पर 1 1 1 1 रखो और इसको सॉल्व करो। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं, सॉल्व करने के बाद कैलकुलेट करके यह आ जाएगा आपका माइनस का 32। आप लोग सॉल्व कर लेना। फिर -1 रखो, तो -1 रखोगे, है ना, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो इसका मतलब 1 जो है रूट नहीं है ना। यहां से आप बता सकते हो 1 इज नॉट ए रूट। ठीक है, इसी तरीके से -1, तो -1 जब रखोगे तो ये मिलेगा माइनस का 39, ये भी 0 नहीं है, तो यहां से लिख सकते हो
कि -1 भी क्या है हमारा नॉट ए रूट। फिर F2 प्लस का 2 रख दिया तो ये मिलेगा 192, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा नॉट ए रूट, नॉट ए रूट। समझना इसको, ठीक है। 2 रख दिया, अब -2 रख करके देखो, तो -2 यदि रखोगे तो माइनस का 192, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रूट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यू को आपको रख करके निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने की करके, जो कि एक बहुत टफ काम है ना, ऐसा कर। तो चलो निकालते हैं। F4 आप रख दो, तो F4 जब रखोगे तो ये मिलेगा आपको 19296, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। F-4 रख दो, तो F-4 जब रखोगे तो ये मिलेगा आपको माइनस का 17568, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। फिर 8 रख के देख लो, 8 रखोगे तो ये मिलेगा 2178528, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। F-8 रखोगे जब, तो आपको मिलेगा माइनस का 2146848, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अभी कोई भी रूट हमको सेटिस्फाई नहीं किया है। अब 16 रख करके देख लो, तो 16 में मिलेगा 270792672, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। फिर -16 रख करके देख लो, तो -16 जब रखोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 270272544, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है ना। ये वैल्यू निकालना बहुत कठिन काम है। फिर इसके बाद आप 32 रख करके देखो, F32 जब रखोगे तो ये जो वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी आपकी 344310033312, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। F-32 निकाल लो, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये आएगी माइनस का 34422661152, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो कोई भी, हमने इतनी मेहनत भी की और कोई भी जो पॉसिबल रूट थे उनमें से कोई भी रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई भी नहीं किया। इसका मतलब है कि ये इंटीग्रल रूट तो इतने ही हो सकते थे, इन्हीं में से हो सकते थे, लेकिन कोई भी इंटीग्रल रूट यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं किया इस इक्वेशन को। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन का कोई भी इंटीग्रल रूट नहीं होगा। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए यहाँ पर अब आप लोग लिखिए, यहाँ पर लिखिए कि सिंस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी फैक्टर ऑफ 32, एनी फैक्टर ऑफ 32। तो यहां से हम क्या कहेंगे, यहां से कहेंगे कि जो एफ एक्स है हैज नो इंटीग्रल रूट, नो इंटीग्रल रूट। ठीक है, ऐसा हम लोग कहेंगे कि इस इक्वेशन के पास कोई भी इंटीग्रल रूट नहीं है। तो इतनी मेहनत हमें करनी पड़ी और कोई भी इंटीग्रल रूट नहीं मिला इस इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको सरल कर सकते थे, यदि हमने अपर लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ये सारी वैल्यू हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखो अपर लिमिट हमने निकाली थी इस इक्वेशन की, देखो मैंने आपको स्टार मार्क किया था उस इक्वेशन में, आपको याद हो तो। देखो ये इक्वेशन है ना, ये वाली, इस इक्वेशन को देखो यहाँ पर, और ये वाली देखो इक्वेशन, एक्स की पावर 7, 2x की पावर 5, 4x की पावर 4, -8x² -32, सेम इक्वेशन है, दोनों सेम इक्वेशन है ना। तो यहाँ पर जो हमने अपर लिमिट निकाली थी वो क्या आई थी, अपर लिमिट आई थी हमारी 3, है ना, 3 हमारी क्या थी, अपर लिमिट थी। तो यहाँ पर जब आप देखोगे इंटीग्रल रूट निकालने के लिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अपर लिमिट। ठीक है, इस इक्वेशन की जो अपर लिमिट है वो क्या है, 3 है। तो जो 3 से बड़े रूट हैं वो तो होंगे ही नहीं, है ना। 3 से जो छोटे रूट हैं उन्हीं को केवल चेक करना था, सारे रूट चेक करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर देखो ये जो 2 के बाद
यानी 3 से बड़े जो भी नंबर है, जो भी रूट है, पॉसिबल रूट, इन सबको चेक करने की आवश्यकता नहीं थी। तो कितना काम आसान हो गया हमारा, है ना। तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं अपर लिमिट टू द रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज इजिकल टू 3, है ना। हमने अभी पहले एग्जांपल में डिस्कस किया हुआ है सेम क्वेश्चन के लिए। तो यहां से अब हमारे पास पॉसिबल रूट क्या क्या बचे, तो यहां पर आप लिख सकते हो पॉसिबल रूट। तो पॉसिबल रूट हमारे आ गए कौन कौन से, प्लस माइनस का 1 और प्लस माइनस का 2। केवल इन्हीं दोनों को ही हमें चेक करना है, प्लस माइनस का 1 और प्लस माइनस 2 को ही केवल चेक करना था। तो अब इनको भी यदि आप सोच रहे हो कि यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन थी उनमें इस तरीके से वैल्यू रख करके हम लोग निकालेंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पर 1 और 2 तो एक छोटे नंबर है, तो आप कर सकते हो, यहाँ पर रख के निकाल भी सकते हो। लेकिन जैसे कोई बड़ा नंबर होता तो फिर आपको ये काम करने में भी दिक्कत होती। भले ही एक दो नंबर ही पॉसिबल रूट आते, तब भी जैसे कोई बड़ा नंबर आ जाता तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके निकालने में फिर आपको दिक्कत होती। तो उसके लिए भी देखो एक सिंथेटिक डिवीजन का मेथड होता है। सिंथेटिक डिवीजन से आप चेक कर सकते हो। जैसे 1 को चेक करना है कि 1 इसका रूट है कि नहीं, तो सिंथेटिक डिवीजन कर लो, और यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो रूट होगा। और यदि सिंथेटिक डिवीजन में 0 नहीं आता है रिमाइंडर, तो फिर रूट नहीं होगा। तो सिंथेटिक डिवीजन आसान रहता है मल्टीप्लाई करने से। और दूसरी चीज ये है कि एक होता है न्यूटन मेथड। तो न्यूटन मेथड भी लगा करके आप लोग चेक कर सकते हो कि रूट है या नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, हम हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x⁻7 प्लस 2x⁻5 प्लस 4x⁻4 माइनस 8x² माइनस 32 इजकल टू 0। देखो जैसे कि हमें ये चेक करना है, यहाँ पर हमने देखा कि 1 इसका रूट नहीं है ना। तो आप सिंथेटिक डिवीजन लगा करके भी चेक कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको वैल्यू रख करके पूरा मल्टीप्लाई करना है। सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करिए। तो सिंथेटिक डिवीजन जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको आप लिखो, ये आएगा 1, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 0, फिर -8, फिर 0, फिर -32, है ना। हमें चेक करना है कि 1 इसका रूट है या नहीं। तो 1 से सिंथेटिक डिवीजन कर लो, यदि रूट होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। देख लो यहाँ पर ये आ जाएगा 1, 1 में हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो यहाँ पर आ गया 1। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया 1। 1 से फिर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1। तो ये आ गया आपका 1 और 2 3। 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3, और फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 4 3 7। फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 हो गया, और इन दोनों को ऐड किया यहाँ पर 7। फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो -1 आ गया। और फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ -1 आया, इन दोनों को ऐड किया तो -1 आया। फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आया, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस का 33 आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, है ना। रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो यदि रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो फिर हम कहेंगे कि 1 इज नॉट ए रूट। तो ऐसा आप सिंथेटिक डिवीजन से भी रूट को चेक कर सकते हो और बता सकते हो, इंटीग्रल रूट बता सकते हो सिंथेटिक डिवीजन से। ठीक है। अब इसका देखो, आ, इसके लिए एक न्यूटन मेथड है। तो न्यूटन मेथड भी इसी तरीके का एक मेथड है, जो कि किसी इक्वेशन के जो इंटीग्रल रूट है उनको चेक करता है, कि जो है जल्दी चेक कर सकते हैं न्यूटन मेथड से इंटीग्रल रूट को। ठीक है। जैसे कि आप लोग देखना चाहें तो मैं बताऊं, जैसे यही सेम इक्वेशन है ना। जैसे मान लो इसी सेम इक्वेशन के लिए मैं न्यूटन मेथड लगाऊं। न्यूटन मेथड यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोग को, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा न्यूटन मेथड को।
तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे 1, 0, 2, 4, 0, -8, 0, -32 था, है ना। हमें चेक करना है कि 4 इसका रूट है कि नहीं। तो न्यूटन मेथड ये कहता है कि आप इस नंबर को 4 से डिवाइड करो, और जो कोसेंट आए उसको यहां पर रखो, यहां पर कुछ नहीं रखना। ठीक है। तो देखो, 32 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा। तो आप कहोगे कि सर -32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -8। तो यहां पर कुछ नहीं रखना है, यहां पर रखिए -8, कोसेंट रखना है यहाँ पर। इन दोनों को फिर से ऐड करिए, तो जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा -8। 4 से -8 को डिवाइड करिए, 4 को -8 से डिवाइड करिए। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2। ठीक है। इन दोनों को ऐड करिए, ये आ जाएगा -10। अब देखो, क्या -10 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से बता दीजिए कि 4 इज नॉट ए रूट, नॉट ए रूट। ठीक है। पूरा यहां तक हमको, अभी तक यहां पर हम लोग देखते थे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। पूरा हमको सिंथेटिक डिवीजन करना पड़ता था। लेकिन ये जो न्यूटन मेथड आया, न्यूटन मैथमेटिशियन आए, तो न्यूटन ने ये बताया कि आप इस तरीके से इसका सिंथेटिक डिवीजन करिए। और यहाँ पर आप लोग, यदि रूट नहीं है तो पहले ही आपको पता चल जाएगा। यदि कहीं पर डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप पहले ही बता दोगे कि यहाँ पर इसका रूट नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए, न्यूटन मेथड में एक क्वेश्चन लेकर के अच्छे से आपको करवा के समझा देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, न्यूटन मेथड फॉर इंटीग्रल रूट। देखो, यहाँ पर हम लोग सीधे एक इक्वेशन लेते हैं, एफ एक्स इजकल टू, हमने ले लिया, आपकी बुक की इक्वेशन ले रहा हूं मैं, x⁴ माइनस 9x⁴ प्लस 24 x² माइनस 23x प्लस 15 इजकल टू 0। ठीक है। आपके एग्जाम में कहीं भी इस तरीके से ऐसा नहीं कहेगा कि न्यूटन मेथड फॉर इंटीग्रल रूट का प्रूफ लिखिए, है ना, ऐसा कुछ नहीं कहता है। आपको रूट निकालना होगा, आप चाहे जिस मेथड से निकालो, तो मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये लिखना होगा, देखो यहाँ पर जो कोफिशियंट है हाईएस्ट पावर का 1 है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। 15 के आप क्या निकाल लोगे? फैक्टर निकाल लोगे, तो वही क्या होंगे? पॉसिबल इंटीग्रल रूट होंगे, है ना, पॉसिबल इंटीग्रल रूट होंगे। तो यहां पर लिखिए आप लोग, पॉसिबल इंटीग्रल रूट, पॉसिबल इंटीग्रल रूट। तो यहां पर देखो, पॉसिबल इंटीग्रल रूट हो सकते हैं 15 के फैक्टर, तो हो जाएगा प्लस माइनस का 1। तो दूसरे पेन से लिख लेते हैं, देखो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस का 1, फिर प्लस माइनस का 3, फिर प्लस माइनस का 5, और 15 आएगा प्लस माइनस के 15, ऐसा। अब यहां पर आप लोग लगा दीजिए अपर लिमिट, है ना, अपर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट, तो पता चल जाएगा कि किन रूट को चेक ही नहीं करना है। तो यहां पर लगा दीजिए अपर लिमिट, अपर लिमिट निकाल लीजिए। जब अपर लिमिट निकालोगे तो यहां पर आप लोग लिखोगे, जैसे थ्योरम 2 से हम लोग निकालना है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए नॉट हमारा 1 है ना, यानी कि ए नॉट हमारा ग्रेटर देन 0 है। फिर जो भी निगेटिव कोफिशिएंट है उनका न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि 9 ले लिया हमने और 23 ले लिया हमने। ठीक है, 9 ले लिया और 23 ले लिया। इसके बाद इनको डिवाइड करना है, तो किससे डिवाइड करेंगे? 9 के पहले जो भी पॉजिटिव नंबर है उनके सम से, पॉजिटिव कोफिशिएंट के सम से। तो केवल 1 ही है, तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर दो 1 से। और 23 के पहले जो भी पॉजिटिव नंबर है, यानी कि इसको डिवाइड करोगे 24 प्लस 1 से, तो ये आ जाएगा आपका 23/25, है ना, ये आ जाएगा हमारा 9। तो कोसेंट मिल गया हमको। जो बड़ा कोसेंट होगा उसी को लेंगे, तो आप जानते हो कि 9 बड़ा होगा और 23/25 छोटा होगा, तो कोसेंट हमको बड़ा वाला लेना होता है। अब यहां से अपर लिमिट आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिखिए, अपर लिमिट
अपर लिमिट आ गई हमारी q+1, यानी कि 9+1 इक्वल टू 10। ठीक है, तो 10 से बड़े नंबर को हमें चेक ही नहीं करना है, यानी कि आप 15 को चेक ही नहीं करोगे इधर के नंबर, ये तो आपके रूट होगा ही नहीं। ठीक है, 10 से बड़े आपको नहीं चेक करने हैं, केवल 1, 3 और 5 के लिए हमको देखना है। तो चलिए 1, 3 और 5 के लिए हम लोग देख लेते हैं। न्यूटन मेथड ही हम लोग अप्लाई करेंगे। तो न्यूटन मेथड ये कहता है कि जो भी इनके कोफिशिएंट है इनको आप लोग लिखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, ये हो गया 1, फिर -9, फिर 24, फिर माइनस का 23 और फिर आ गया 15। ठीक है, इसको हमें डिवाइड किससे करना है, यानी कि हम 1 को चेक करना है। ठीक है, 1 को चेक कर रहे हैं कि 1 इसका रूट है या नहीं, तो 1 को चेक कर लीजिए। हमने क्या कहा, 15 को 1 से डिवाइड करिए, जो कोसेंट आएगा उसको यहां पर रखिए। तो 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आपका आएगा 1, सॉरी 15, है ना, तो ये 15 आ गया। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 15, 5, 20 और 3, यानी कि माइनस का 8 आ जाएगा। माइनस के 8 को डिवाइड करो 1 से, तो आ जाएगा माइनस का 8 कोसेंट। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ये जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 14 में 8 के 6, 16, 16 आ जाएगा। 16 को 1 से डिवाइड करोगे तो 16 बार जाएगा। ठीक है, 16 बार जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 9, 7, 16, यानी कि माइनस प्लस का 7 आ जाएगा। 1 को 7 से डिवाइड 7 को 1 से डिवाइड करोगे, जो कोसेंट आएगा वो 7 आ जाएगा, यहां रख लो। इन दोनों को ऐड करो, यहां पर आ गया 8। अब देखो यहां पर 8 क्या है, 8 यहां पर जीरो नहीं आया है। ठीक है, ये क्या है, नॉट जीरो। यदि जीरो नहीं है, यदि जीरो नहीं है तो 1 हमारा रूट नहीं होगा। यहां से सीधे लिख दो, यहां से आप लिख दो कि सो 1 इज नॉट ए रूट। ये न्यूटन मेथड बताता है कि इस तरीके से आप एक एक रूट को आसानी से चेक कर सकते हो बिना मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, फिर 1 को चेक कर लिया, -1 को चेक कर लीजिए। -1 को भी चेक कर सकते हैं हम लोग। तो रखिए यहां पर 1, -9, 24, -23, 15। अब हम लोग चेक कर रहे हैं -1 को। ठीक है, -1 देखो, जब -1 को चेक करोगे तो -1 को चेक करना है, तो -1 से डिवाइड करो 15 को, तो कोसेंट आएगा माइनस का 15, तो यहां रख दो। इन दोनों को ऐड कर दो, तो जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 38। अब माइनस के 38 को -1 से डिवाइड करो, तो कितनी बार जाएगा, 38 बार जाएगा। तो यहाँ पर कोसेंट आ गया 38। फिर इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 8, 4, 12, 3, 3, 6, 62। 62 को -1 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट आएगा माइनस का 62। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9, 2, 11, 7, यानी कि माइनस का 71। अब माइनस के 71 को -1 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट आ जाएगा 71। इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये आ गया 72। तो देखो यहां पर भी हमको जीरो नहीं मिला, है ना, तो जीरो नहीं मिला, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, नॉट जीरो। ठीक है, तो यहां पर भी आप लोग बता सकते हैं कि सो -1 इज नॉट ए रूट, -1 भी इसका रूट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से यहां पर सिंथेटिक डिवीजन करना है। अब कौन सा रूट था, देखो यहां पर, देखो +1 और -1 हमने चेक कर लिया, प्लस और माइनस का 3 चेक करना है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो यहां पर चेक करिए, 1, -9, 24, माइनस का 23 और 15। अब हमें चेक करना है 3 और -3। तो यहां पर लिखिए 3 को हम चेक कर रहे हैं कि 3 इसका रूट है या नहीं। ठीक है, तो 15 को डिवाइड करो 3 से, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो यहाँ पर 5 आ गया आपका कोसेंट। इन दोनों को ऐड कर दो, तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 18। और फिर -18 को 3 से डिवाइड करो, कोसेंट आएगा माइनस का 6, तो यहाँ पर रख दिया। इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका 18। फिर 18 को 3 से डिवाइड करो तो कोसेंट आएगा 6। फिर इन दोनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा -3। और -3 को
3 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट आएगा -1। इन दोनों को ऐड कर दो, 0 मिल गया, है ना। ये 0 मिल गया हमको यहाँ। ये जो 0 मिल गया, यहां से इसका मतलब हो गया कि 3 इज ए, यहाँ पर लिखो 10, 3 इज एन इंटीग्रल रूट। ठीक है, 3 हमारा क्या हो गया, इंटीग्रल रूट हो गया, क्योंकि 0 आ गया। ये कहता है न्यूटन मेथड। -3 को चेक करना है, -3 को चेक कर लो। न्यूटन मेथड में इस तरीके से आपको चेक करना होगा। और जैसे हम लोग -3 को चेक करेंगे, ये आ गया 1, -9, 24, माइनस का 23 और 15। ठीक है, -3 हमको निकालना है, -3 हमें चेक करना है। देखिए, 15 को -3 से डिवाइड करोगे कितना क्वोशंट आएगा, -5, है ना। यहाँ पर रख दिया -5, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा -28। तो अब देखो -28 तो डिवाइड होगा नहीं, है ना, -3 से नहीं डिवाइड होगा, तो इसको यहीं पर छोड़ दो, इसको यहीं पर छोड़ दो। यहाँ पर लिख दो -3 इज नॉट ए रूट। आगे करने की जरूरत ही नहीं, टाइम बच गया आपका। ठीक है, ये है न्यूटन मेथड। अब इसके बाद 3 और -3 हो गया, 5 बचा है ना, 5 और -5। तो 5 और -5 को भी चेक करो। 1, -9, 24, माइनस का 23 और 15। अब हमको चेक करना है किसके लिए, 5 के लिए, कि 5 इसका रूट है या नहीं। देखो, 5 से 15 को डिवाइड करो, कोसेंट आएगा 3। यहाँ पर रख दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये हो गया माइनस का 20। 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा -4 कोसेंट। तो कोसेंट इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आ गया 20। 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा कोसेंट 4। इन दोनों को ऐड कर दो तो आ गया -5। माइनस के 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा -1 कोसेंट। इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमको मिल गया 0। 0 मिल गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 5 हमारा क्या है, इंटीग्रल रूट है। यहाँ पर लिख दो कि therefore 5 is an इंटीग्रल रूट। ठीक है, 5 इंटीग्रल रूट हो गया। ऐसा न्यूटन मेथड बताता है कि इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं आसानी से, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ। और -5 को भी चेक करना है तो -5 को भी चेक कर लो। देखो यहाँ पर मैं करवा देता हूँ -5 के लिए भी। 1, -9, 24, माइनस का 23, 15 और फिर हमको यहाँ पर चेक करना है -5 के लिए। देखो, 15 को -5 से डिवाइड करोगे तो -3 आ जाएगा कोसेंट, है ना। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 26। अब देखो ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, है ना, तो यहाँ पर लिख दो सीधे कि -5 इज नॉट एन इंटीग्रल रूट। नॉट एन रूट, सीधे नॉट ए रूट, रूट ही नहीं है इसका। ठीक है, अब देखो 15 और -15 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमने अपर लिमिट में उनको बाहर कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग न्यूटन मेथड को अप्लाई करके रूट चेक करते हैं कि कौन से रूट हमारे इक्वेशन के होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एक क्वेश्चन मैं आपके बुक का करवाए दे रहा हूँ इंटीग्रल रूट फाइंड करने का। वैसे ये क्वेश्चन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी अब, है ना, एक्सरसाइज की, क्योंकि इनमें मेथड जो है, जो लगना है वो आपको पता चल गया। अब कोई भी इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी, जरूरी थोड़ा है कि उसका हर इक्वेशन का सोल्यूशन आपके पास होगा। आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपने मेथड सीख लिया है, अब उस मेथड को अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज का, ताकि आपको समझ में और आ जाएगा। देखो, इस पर कहा गया है x³ प्लस 8x² प्लस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो 6 के जो फैक्टर होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो आप बताओगे कि 6 के जो फैक्टर होंगे 1, 3 और 6 यही होंगे, है ना, 1, 2, 3, 6। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए पॉसिबल इंटीग्रल इंटीग्रल रूट। तो पॉसिबल इंटीग्रल रूट क्या होंगे, +-1, +-2, +-3 और +-6।
अब देखो यहाँ पर जो यहाँ पर साइन है, ये सारे क्या है, प्लस है, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव कोफिशिएंट है। तो इनके जो रूट आएंगे वो कैसे होंगे, वो निगेटिव होंगे, है ना। तो निगेटिव के लिए तो हमारे पास लोअर लिमिट तो हमने नहीं पढ़ रखी है, तो चलो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। न्यूटन मेथड अप्लाई करके हम लोग यहाँ से चेक कर लेंगे। 1 के लिए चेक करना है, और 2, 3 और 6 सभी के लिए चेक करना पड़ेगा ना। चलो करना ही पड़ेगा, है ना, कर लेते हैं। न्यूटन मेथड से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। न्यूटन मेथड, तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो गया 1, 8, 13, 6, है ना। सबसे पहले हमें चेक करना है 1 के लिए। जब 6 को 1 से डिवाइड करो तो कोसेंट आएगा आपका 6, इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 19। 1 से डिवाइड करोगे 19 को तो कोसेंट आएगा 19, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 17। अब 17 को 1 से डिवाइड करोगे, कोसेंट आएगा 17, इन दोनों को ऐड करोगे तो 18, है ना। यहाँ पर हमें क्या मिला, जीरो नहीं मिला, ये नंबर क्या नहीं है, जीरो नहीं है, नॉट जीरो। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आप लिख सकते हो, देयर फोर 1 इज नॉट रूट। ठीक है, 1 इंटीग्रल रूट नहीं है। -1 को चेक करना है, -1 को चेक करना है। तो यहाँ पर लिखिए 1, 8, 13, 6। अब हम लोग चेक कर रहे हैं किसको, -1 को। तो -1 को जब हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 को डिवाइड करिए -1 से तो -6 कोसेंट आएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका, जब -1 से करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 7। फिर -1 से डिवाइड करेंगे 7 को तो कोसेंट आएगा आपका माइनस का 7, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 1। और -1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आएगा -1, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, यहाँ पर हमको मिल गया 0। ठीक है, 0 मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 10 -1 इज एन इंटीग्रल रूट। ठीक है, -1 भी हो गया। अब इसके बाद था 2, 2 और -2, फिर 3 और -3, फिर 6 और -6। देखिए चेक कर लीजिए सभी को। तो यहाँ पर लिखिए आप लोग, ये आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 8, फिर माइनस का 13, अच्छा प्लस का 13, है ना, सारे प्लस के ही थे, फिर 6। और अब हमें चेक करना है किससे, 2 से। तो देखो 2 से चेक करेंगे तो 6 को जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, है ना, कोसेंट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16। और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आएगा 8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16, 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आएगा 8, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9, है ना। ये हमारा क्या है, जीरो नहीं है, नॉट जीरो। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो, देयर फोर 2 इज नॉट ए रूट, 2 इसका रूट नहीं होगा। फिर -2 को चेक करना है, -2 को चेक करते हैं। देखिए अब हम लोग चेक करेंगे -2 को, तो यहाँ पे लिखिए 1, 8, 13, 6। हमें चेक करना है -2 को। तो 6 को -2 से डिवाइड करोगे, कोसेंट आएगा -3, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 10। और -2 से डिवाइड करोगे तो -5 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3। और -3, यानी कि 3 जो है -2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो यहां से आप सीधे लिख सकते हो कि -2 इज नॉट ए रूट, -2 इसका रूट नहीं होगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े। 2 हो गया, -2 हो गया, 3 को देखना है। तो प्लस माइनस के 3 के लिए भी देख लेते हैं। 1 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया, 6 हो गया। 3 से चेक करना है। कि 3 से चेक करना है तो 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 कोसेंट। इन दोनों को ऐड करोगे 15। 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5, है ना। और इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 5 कितना हो गया, 13। तो ये तो हमारा डिवाइड होगा नहीं, तो 3 हमारा क्या हो गया, रूट नहीं होगा। यहाँ पर लिख सकते हो 3 इज नॉट ए रूट, इस तरीके से। अब 3 हो गया, -3 को भी चेक करना है। -3 को चेक कर लीजिए। ये हो गया 1 8 13 6। चेक करना है -3 को। तो 6 को जब -3 से डिवाइड करोगे तो -2 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 11। देखो 11 तो डिवाइड होगा नहीं -3 से, है ना। तो यहाँ से सीधे लिख सकते हो देयर फोर -3 इज नॉट ए रूट। अब 6 को चेक करना है, 6 को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए 1 8 13 6। और हमें चेक करना है 6 को। 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट आएगा 1। इन दोनों को ऐड करोगे तो यह आ जाएगा 14। अब देखो 14 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दो 10 6 इज नॉट ए रूट। ठीक है। -6 को चेक करना है तो यहीं पर चेक कर लो 1 8 13 6। हमें चेक करना है -6 को। तो यहां से -6 को, -6 से डिवाइड करोगे 6 को तो कोसेंट आएगा माइनस का 1। इन दोनों को ऐड करोगे तो यह आ जाएगा 12। -6 से डिवाइड करोगे 12 को तो माइनस का 2 आ जाएगा कोसेंट। 8 और -2 को ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा। -6 से 6 को डिवाइड करोगे तो कोसेंट आएगा आपका माइनस का 1। इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 0, है ना। तो यहाँ पर भी हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। यहाँ से हम ये कहेंगे कि देयरफॉर -6 इज एन इंटीग्रल रूट। ये हमारा क्या होगा, इंटीग्रल रूट होगा। हम यहाँ से इस तरीके से बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये न्यूटन मेथड है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और इस इक्वेशन के जो रूट आ गए हैं, इंटीग्रल रूट, तो क्या आ गए हैं उनको यहाँ पर लिख लीजिए। -1 सेटिस्फाई किया है ना, और -6 सेटिस्फाई किया है। तो इस इक्वेशन के जो रूट होंगे, क्यूबिक इक्वेशन थी, तो जो इंटीग्रल रूट होंगे वो -1 और -6 होंगे। तो यहाँ पर लिख लो 10 रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज -1 -1 और -6। निगेटिव रूट आने थे, है ना। तो ये रूट इसके आपको मिल जाए। तो आई होप आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी, है ना। तो आज की क्लास को आप लोग रिवीजन करिएगा। और इसी तरीके के क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम का करवाया है, तो आई होप कि आइडिया लगा होगा आपको कि किस तरीके की चीजें आपके एग्जाम में पूछी जानी है और क्या चीज पढ़नी है, इस चीज का आइडिया लगा होगा। इसी वजह से जहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, मैं वो बता देता हूँ आपको कि यहाँ से इस तरीके की चीज आपको पढ़ना है। फिर बाकी आप लोग जो एग्जाम में आना है उतना पढ़ने के बाद चाहे आप जो कुछ पढ़ते रहिए, लेकिन जो एग्जाम में आना है उतना पहले अच्छे से तैयार करिए। तो जो आना है एग्जाम में वो मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन भी आया था तो वो भी सॉल्व करवाते हैं। अब कल की क्लास में हम लोग रेशनल रूट का एक कॉन्सेप्ट रह गया है। रेशनल रूट से भी एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो रेशनल रूट कैसे हम लोग निकालते हैं वो कल की क्लास में हम लोग बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट इंटीग्रल रूट का ही और रह गया है, मेथड है। उस मेथड में हम लोग जो पॉसिबल रूट होंगे उनमें से कुछ रूट को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है।
हम ये नहीं बता सकते इस रूट मेथड से जो हम लोग कल पढ़ेंगे कि ये इस इक्वेशन का इंटीग्रल रूट है, ये बता नहीं पाएंगे, कंफर्मेशन नहीं दे पाएंगे, लेकिन एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये रूट तो नहीं हो, है ना। ये इस तरीके से है कि जैसे कोई एक क्वेश्चन है आपका, उसके चार ऑप्शन होते हैं, ए बी सी और डी, है ना। तो हमें नहीं पता है कि कौन सा ऑप्शन है इसका सही, तो हम क्या करेंगे, हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से गलत हो सकते हैं। तो यदि हमने ये बता दिया कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक बचेगा, तो यही सही होगा। तो इसी तरीके से है कि जो रूट एलिमिनेट हो जाएंगे उनको छोड़ देंगे, बाकी जो रूट बचेंगे उनको हम लोग न्यूटन मेथड से या सिंथेटिक डिवीजन से या डायरेक्ट इक्वेशन में रूट को रख करके चेक कर लेंगे वो रूट है या नहीं। ठीक है, यानी कि हम लोग इंटीग्रल रूट को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो ये मेथड में कल की क्लास में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा वही बचता है रेशनल रूट, और रेशनल रूट के बाद डिस्कार्टिस रूल ऑफ साइन, तो ये हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, आप लोग रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।